साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी साहित्य इतिहास में जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा है उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चन सिंह जी के बारे में, उनके कथनों के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा दिया। भाग 2 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में बता दिया और आज अब हम भाग 3 में डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा उनके हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, कैसे किया है, उसके बारे में आइए हम विस्तार से आपको बता दें कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया है और विभिन्न कालों को उन्होंने नाम क्या दिया है, ये आप लोग जान लीजिए। इससे पहले जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। हमारा चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान। ठीक, आप सभी से निवेदन मैं फिर करता हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। तो हमारा चैनल है मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान, लिखेंगे आ जाएगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा उनके द्वारा किए गए उनके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वर्गीकरण, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। हिंदी साहित्यो इतिहास का वर्गीकरण। साहित्यो इतिहास इतिहास का वर्गीकरण। वर्गीकरण डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनका प्रसिद्ध है, इनकी प्रसिद्धि का कारण ही बना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका खरीद लीजिए, इसको पढ़िए। इसको पढ़े रहेंगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझने में आसान हो जाएगा। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में जो वर्गीकरण किया है, आइए उसको आप लोग लिख लीजिए। तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है, यानी कि जहाँ हिंदी की उत्पत्ति हो रही है, उसके समय को इन्होंने, के प्राचीन काल को इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। ठीक है, अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास को, वो प्राचीन काल को उन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से साहित्य को रखा है, ठीक है, तो क्या क्या विवरण उन्होंने लिखा। तो अपभ्रंश काल में इन्होंने पहला विवरण, सबसे पहला विवरण इन्होंने दिया है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, उन्होंने जो विवरण दिया है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। अपभ्रंश काल में इन्होंने सबसे पहले अपने इतिहास के दूसरा इतिहास में हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में इन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काल में सबसे पहले इसी का इन्होंने इसको वर्गीकरण किया है। वर्गीकृत करके इसमें इन्होंने इस वर्ग में हिंदी भाषा तथा हिंदी जाति तथा उसका साहित्य के बारे में चर्चा किया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो वर्ग किया उसमें अपभ्रंश काल में दूसरे दूसरे वर्ग में इन्होंने, दूसरे भाग में इन्होंने अपभ्रंश काल रखा है। अपभ्रंश, दूसरे काल में इन्होंने अपभ्रंश काल या अपभ्रंश काव्य इसी में कर देते हैं। ठीक है, अपभ्रंश काल का काव्य लिखने से अच्छा अपभ्रंश काव्य। तो जितने अपभ्रंश काव्य रहे तथा हिंदी की रचनाएं, अपभ्रंश काल और हिंदी की रचनाएं, और हिंदी की, अपभ्रंश काल और हिंदी की रचनाएं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने जो दूसरा पार्ट में उन्होंने जितने अपभ्रंश काव्य रहे उनको इसमें रखा है, और हिंदी की रचनाएं जो रही हैं उनको इसमें रखा है। तीसरा भाग इन्होंने जो किया है इसी अपभ्रंश काल में ही, जो तीसरा पार्ट का उसमें तीसरे पार्ट में इन्होंने श्रृंगार और
वीर दर्पपूर्ण काव्य रखा है। श्रृंगार, ठीक है, और वीर दर्पपूर्ण, और वीर दर्पपूर्ण, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्यों को इस भाग में इन्होंने रखा है। किसमें? अपभ्रंश काल के तीसरे भाग में इन्होंने श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य इन्होंने रखा है। चौथे भाग में इन्होंने प्राकृत पैंगलम को रखा है। प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम, तो प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि, और हिंदी के कवि, हिंदी के कवि, प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि। तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य के जो प्राचीन इतिहास रहा है, तो हिंदी साहित्य का जो प्राचीन इतिहास है, तो हिंदी साहित्य सबसे प्राचीन काल को इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। और उसमें हिंदी भाषा जाति, उसमें 4 पार्ट किया है। तो पहले पार्ट में इन्होंने हिंदी की भाषा, उसकी जाति, उसके साहित्य के बारे में वर्णन किया है। दूसरे पार्ट में अपभ्रंश काव्य, जितने अपभ्रंश काव्य वो रहे हैं प्लस हिंदी की रचनाएं रही उसको इन्होंने सम्मिलित किया है। तीसरे पार्ट में इन्होंने श्रृंगार काव्य, श्रृंगार और वीर दर्पण कहानी काव्य इन्होंने किया है। चौथे में इन्होंने प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवियों के बारे में चर्चा किया। इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो रोक करके फिर ऊपर से अगला बताने जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो काल का नाम दिया है वो मध्यकाल को इन्होंने सीधे भक्ति काल कहा है। ठीक है, भक्ति काल, मध्यकाल को इन्होंने सीधे भक्ति काल नाम दिया है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आदिकाल, प्राचीन काल आदि बताना ऐसा पुराना पड़ गया है। तो हमने इसी वीडियो में बताया भी है। तो भक्ति काल, मध्यकाल को उन्होंने सीधे-सीधे भक्ति काल नाम दिया है और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया। इसके पहले अपभ्रंश काल का समय इन्होंने निर्धारित नहीं किया है। तो भक्ति काल का समय इन्होंने 1400 से 1650 तक रखा है। 1400 ईस्वी से 1650 तक का समय रखा है, भक्ति काल का समय। तो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी सन तक इन्होंने जो काल रहा है, ये इन्होंने उसको भक्ति काल नाम दिया है। और इसी तरह से इन्होंने इसमें इन्होंने जगह-जगह उसमें जो साहित्य आदि रहे उनको रखा है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। तो बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल नाम दिया, उसमें 4 भाग कर दिया। पहले भाग में उन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य लिखा। दूसरे भाग में अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं लिखा। तीसरे भाग में श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। तो यह आप पूछिएगा, ये पूछ सकता है कि वीर वीरतापूर्ण काव्य या इस तरह से पूछेगा तो याद रखिएगा इन्होंने वीर दर्पपूर्ण नाम दिया है। वीर दर्पपूर्ण काव्य नाम दिया है। चौथा इन्होंने प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि को उन्होंने चौथे भाग में रखा है। तो भक्ति काल, मध्य काल को उन्होंने सीधे सीधे भक्ति काल कहा है और यहाँ इन्होंने नाम दिया है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, जो भक्ति काल है उसको इन्होंने सीधे सीधे भक्ति आंदोलन नाम दे दिया है और आगे इन्होंने उसकी चर्चा कर दी है। उसमें किस किस की चर्चा किस कोटि में किया है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन में इन्होंने निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा 2 भाग किया है। पहला निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा। दूसरा भाग इन्होंने किया सगुण काव्य धारा, सगुण सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और दूसरे में इन्होंने नाम रखा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग इन्होंने किया है
कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। दूसरा भाग इन्होंने जो किया है वह है राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य, दूसरा राम भक्ति काव्य। तो दोस्तों ये इन्होंने भक्ति काल को यानी कि मध्य काल को भक्ति काल तथा भक्ति आंदोलन नाम दिया, जिसका समय 1400 से 1650 तक रखा है बच्चन सिंह जी ने। भक्ति आंदोलन को यानी कि भक्ति काल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य वितरण किया है। उसके बाद आइए रीति काल का नाम इन्होंने दिया है। तो इसको रोक कर लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। तीसरे काल को इन्होंने रीति काल नाम दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल, मध्यकाल को मध्यकाल भक्ति आंदोलन जो कि सगुण और निर्गुण काव्य धारा कहा है, और सगुण काव्य धारा को कृष्ण राम भक्ति धारा और राम भक्ति धारा में बांटा है। तीसरे काल के इन्होंने रीति काल बांटा है, रीति काल, ठीक है, रीति काल नाम दिया है। तो रीति काल का समय इन्होंने 1650 से 1857 तक रखा है, 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। रीति काल तीसरा भाग इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है इसमें किया है क्या, रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने इसके बारे में, इस रीति काल के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। तो इन्होंने रीति काल में जो कोटि किया, वर्णन किया है, उन्होंने जो नाम दिया है, याद रखिए क्या क्या नाम दिया है। बद्ध रीति काव्य, ठीक है, बद्ध रीति काव्य, रीति काव्य। तो बद्ध रीति काव्य, बद्ध रीति काव्य नाम दिया है। मुक्त रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य। तीसरा इन्होंने हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, तीसरा भाग किया हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, उर्दू शैली का काव्य, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य नाम दिया है। चौथा भाग इन्होंने रीति तर काल कहा है, रीति इतर मान लीजिए, ठीक है, रीति से अलग हट के काव्य। तो इन्होंने चार भाग किया है। बद्ध सबसे ज्यादा ये पूछता है कि बद्ध रीति काव्य किसने कहा है, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य किसने नाम दिया है। तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में दिया है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। रीतिकाल का को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, यानी कि जो श्रृंगार काल रहा है उसको इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल का समय इन्होंने 1650 से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। इस रीतिकाल को इन्होंने चार भागों में बांट दिया है। बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य। तो पूछता है कि बद्ध रीति काव्य किसने नाम दिया, तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह। मुक्त रीति काव्य बच्चन सिंह ने। हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, तो इसमें उन्होंने जो उर्दू शैली रही है उसके बारे में लिखा है, रीति तर काव्य, ठीक है। अगला इनका जो काल उन्होंने किया है आधुनिक काल नाम से किया है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों चौथा जो काल इन्होंने बांटा है उसे, उसका नाम इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है, आधुनिक काल, आधुनिक काल नाम दिया है। चौथे काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया। इसका समय इन्होंने 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी से अब तक का समय रखा है।
आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को इन्होंने क्या-क्या नाम दिया इसके बारे में लिख लीजिए। इन्होंने आधुनिक काल को पहला काल को इन्होंने नवजागरण युग कहा है। पहले को इन्होंने कहा है नवजागरण युग। नवजागरण युग। तो नवजागरण युग नाम दिया है आधुनिक काल। तो इन्होंने आधुनिक काल के प्रथम का जो उन्होंने वर्ग किया है तो उसको उन्होंने नवजागरण युग नाम दिया है। ठीक है, नवजागरण युग। अगला उन्होंने जो नाम दिया आधुनिक काल में, दूसरा दिया है स्वच्छंदता युग। स्वच्छंदता स्वच्छंदता युग। ठीक है, स्वच्छंदता युग। तो इन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण जो पहला काल उन्होंने नवजागरण युग, दूसरा काल को इन्होंने स्वच्छंदता युग नाम दिया है। ठीक है, स्वच्छंदता युग को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। इसमें काव्य खंड और गद्य खंड। स्वच्छंदता युग को दो भागों में बांट दिया। पहला काव्य खंड ख, गद्य खंड। गद्य खंड। तो काव्य खंड और गद्य खंड स्वच्छंदता युग को उन्होंने बच्चन सिंह जी ने दो भागों में बांट दिया है। तीसरा खंड उन्होंने जो किया है, तीसरे भाग में क्या वर्णन किया है इसके बारे में जान लीजिए। तीसरे भाग को उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा है। तीसरे भाग को उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा है। याद रखिए, इन्होंने युग नाम दिया हर जगह, इससे पकड़ सकते हैं। तो आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दे करके 1857 से अब तक उसका वर्णन किया है। किसने? बच्चन सिंह जी ने। तो उन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण युग तथा दूसरा स्वच्छंदता युग। स्वच्छंदता युग को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। काव्य खंड दूसरे भाग में गद्य खंड रखा है। उसके बाद उत्तर स्वच्छंदता वाद युग इन्होंने तीसरे काल को रखा है। दोस्तों, ये हमने डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का वितरण जो किया है और उसका वर्णन किया, उसके बारे में वर्णन किया। मैं इसलिए इसको विस्तार से वर्णन कर दिया क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी की ऐसी पुस्तक है जिसमें से पिछली बार टीजीटी में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बनाए गए थे। तो आप याद रखिएगा कि आप जब भी मार्केट जाएं तो बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक को जरूर ले लें। इसको एक बार पढ़ते जाइए, पीछे से मैं आपको अपना जो तैयार किया हूँ सिलेबस उसके अनुसार पढ़ाते जाऊँगा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की किताब आप लोग जरूर ले लीजिए। तो आज हमने जो बताया उसको आइए एक बार रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने जो हिंदी साहित्य का वितरण किया, उसके हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को उन्होंने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल दिया है। इसका उसमें टाइम नहीं कहीं लिखा गया है, इसलिए हमने टाइम नहीं बताया कब से कब तक का उसका समय उन्होंने रखा है। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। अपभ्रंश काल को उन्होंने चार भागों में बांट दिया है। पहले भाग में उन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य के बारे में चर्चा किया कि साहित्य क्या है, जाति क्या है, जाति की उत्पत्ति कैसे हो रही है, साहित्य क्या है। तो हिंदी की जो भाषा है, जाति है, उसका साहित्य क्या है। हिंदी की जाति की मतलब वो जाति नहीं, कास्ट नहीं, बल्कि हिंदी की जो जाति है, हिंदी की जो भाषा है, उसकी जाति, उसका साहित्य है, उसके बारे में वर्णन कर दिया है। दूसरा उन्होंने अपभ्रंश काल की जितनी रचनाएं रही हैं, अपभ्रंश काव्य आदि रहे हैं, उस दूसरे भाग में उन्होंने अपभ्रंश काव्य की रचनाएं और तथा हिंदी की रचनाएं दोनों रखा है। दूसरे भाग में अपभ्रंश और हिंदी की दोनों रचनाओं को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने रखा है। तीसरे काल को उन्होंने नाम उसी में तीसरे भाग में जो किया है, तीसरा भाग किया है, उसमें जितनी श्रृंगारिकता की रचनाएं रही हैं तथा वीरतापूर्ण जितनी रचनाएं हैं, तो उसको उन्होंने वीर दर्प पूर्ण नाम दिया है। तो वीर दर्प पूर्ण रचनाएं तीसरे भाग में उन्होंने रखा। चौथे भाग में उन्होंने जो प्राकृत पैंगलम है लक्ष्मीधर का, तो प्राकृत पैंगलम बहुत ही जो इतने इतिहासकार रहे हिंदी साहित्य के इतिहासकार, उनके लिए यह अमृत है क्योंकि यहाँ यहीं से ये लोग
कहीं न कहीं आधार स्रोत जो प्राचीन लेखक रहे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हिंदी साहित्य लेखन में यह बहुत ही सहयोगी साबित होती है पुस्तक कौन? प्राकृत पेंगलम। तो इन्होंने प्राकृत पेंगलम के बारे में चौथे भाग में, अपभ्रंश काल के चौथे भाग में हिंदी यानी कि हिंदी के प्राचीन काल यानी कि हिंदी का जो शुरुआती दौर रहा है, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है, उस काल को इन्होंने प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवियों के बारे में चौथे काल में उसमें वर्णन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, भक्ति काल को उन्होंने भक्ति आंदोलन नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 1400 से 1650 ईस्वी सन तक रखा है। तो भक्ति आंदोलन को इन्होंने जो भक्ति काल या मध्य काल है, भक्ति काल को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 2 भागों में बाँट दिया है। 2 भागों में कौन-कौन सा बाँटा है? एक निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य नहीं बल्कि उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण काव्य धारा कहा है, ठीक है? निर्गुण काव्य धारा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या नाम दिया है मध्यकाल में? भक्ति आंदोलन को 2 भाग में जो किया उसमें निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ये पूछता है इस तरह से, तो फँसाने वाले प्रश्न बनते हैं। निर्गुण काव्य दे देगा, निर्गुण साहित्य दे देगा। तो निर्गुण काव्य धारा नाम से जब अभी हमने बढ़ाया अभी, लेकिन हमारे दिमाग से थोड़ा-सा बिसर गया था, तो हमने कुछ दूसरा बोल दिया। तो निर्गुण साहित्य हमने बोल दिया, बल्कि न करके निर्गुण साहित्य न करके बल्कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या रखा है? निर्गुण काव्य धारा, दूसरा भाग का नाम रखा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बाँटा। इस निर्गुण काव्य धारा को तो एक ही पंथ चलता रहा, लेकिन सगुण काव्य धारा को इन्होंने 2 भागों में बाँट दिया, क्योंकि वहाँ 2 पंक्तियाँ चलती हैं, एक प्रभु रामचंद्र जी की, दूसरा श्री कृष्ण जी की। तो पहला में उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का जो भी रहा, कृष्ण से संबंधी भक्ति काव्य रहे उनको रखा, दूसरे में उन्होंने राम भक्ति काव्य नाम से रखा है। तीसरे काल का उन्होंने नाम रखा है रीति काल। रीति काल का समय उन्होंने 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय रखा है। किसको? रीति काल को। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि रीति काल में जो प्रश्न बनता है बच्चन सिंह से, तो ये बनता है कि रीति काल को बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है? तो बच्चन सिंह जी ने बद्ध रीति काव्य तथा मुक्त रीति काव्य, रीति काल में 4 भाग उन्होंने किया है। तो उन्होंने जो रीति काल के बारे में जो वर्णन किया है, एक बद्ध रीति काव्य, दूसरा मुक्त रीति काव्य के बारे में चर्चा किया है। उसके बाद रीति काव्य में ही इन्होंने तीसरा भाग जो किया है, हिंदी और उर्दू की शैलियों का काव्य। जो हिंदी और उर्दू की शैली रही है, उसके काव्य रहे हैं। कौन-कौन से हैं, जैसे उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद रीतितर काव्य, रीतिरेतर काव्य या रीति माने कि रीति काल से जो कुछ संक्रमण काल में आ गए थे, जैसे जब कोई समय बदलता है तो एक दिन में बदलता नहीं है, 100 साल आगे पीछे होता है उसी में। तो रीति इतर काल रखा है चौथा काल को, तो यानी कि रीति काल से थोड़ा हटकर आधुनिक काल में कुछ मिला होगा, कुछ भी रीति काल में मिला होगा। उसके बाद चौथे काल को इन्होंने बाँटा है, आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया, जिसका समय इन्होंने 1857 ईस्वी से अब तक का समय रखा है। तो आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में बाँट दिया है। आधुनिक काल को इन्होंने नवजागरण युग रखा है, पहला युग का नाम। दूसरे का युग नाम रखा है स्वच्छंदतावाद युग रखा है, ठीक है? नवजागरण युग, दूसरा का स्वच्छंदतावाद युग। स्वच्छंदतावाद युग को इन्होंने काव्य खंड तथा गद्य खंड में अलग-अलग विभाजित कर दिया है। और इसी काल को इन्होंने आधुनिक काल को तीसरा भाग किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग रखा है। तो तीसरे भाग का नाम इन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। तो ये पूरा हुए डॉक्टर बच्चन सिंह जी। अब मैं जब रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे के साथ जब डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर हरदयाल जी के साथ जब किताब में हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से जब पढ़ाऊँगा, तो उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह जी भी साथ में चलेंगे। तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि पहले मैं अभी परिचय करा रहा हूँ। अभी संपूर्ण जितने भी अलग-अलग हैं, उनका हम परिचय कराएँ। परिचय में आप लोग को हमने डॉक्टर बच्चन सिंह जी के बारे में बता दिया। ये नहीं पता र बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि इन्होंने क्या कहा, किस चीज़ को क्या कहा है, बाद में बार-बार बताना पड़े। तो इसलिए आज के वीडियो में हमने बच्चन सिंह जी को पूरा कर दिया। बच्चन सिंह जी की वीडियो 3 भाग में जाएगी। 3 भाग में आप अलग-अलग पार्ट में देख सकते हैं। या तो आप देखो देखना हो तो बच्चन सिंह जी की जो वीडियो मैं एक एक 3 पार्ट बनाऊँगा अलग-अलग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकंड, और तीनों को मिला कर के एक ही पार्ट में बना दूँगा। 4 भाग में वीडियो उनकी रहेगी। जिसको देखना हो एक ही में देख सकता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से एक बार निवेदन में होगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।